सो आज हम बात करेंगे केपीआईज़ के बारे में कि केपीआईज़ क्यों चाहिए? क्या इंपॉर्टेंस है केपीआईज़ की? क्यों केपीआईज़ डिफाइन किए जाते हैं? सी स्केलेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचा जाए तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने अगर ग्रो करना है, बड़ी-बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो हम आज देखते हैं कि एस्टैब्लिश्ड हैं, वहाँ पे एक चीज़ को करने के लिए हज़ारों लोग, लाखों लोग काम कर रहे हैं सेम चीज़ की तरफ, राइट? तो वो कैसे डिफाइन करती हैं कि सक्सेस क्या होगा? सक्सेस मैट्रिक्स क्या होंगे? सक्सेस मैट्रिक्स तो केपीआईज़ है। एक काम को करने के लिए अगर आपको मल्टीपल लोगों को इन्वॉल्व करना पड़े, तो आप ये कैसे इंश्योर करोगे कि वो लोग सेम डायरेक्शन में काम कर रहे हैं जो आपका गोल है? केपीआईज़ उसी लिए है। एक प्रोसेस में केपीआईज़ को डिफाइन करने का मतलब ये है कि मैं 3 या 4 चीज़ें ऐसी आइडेंटिफाई करूँ, जो अगर हो जाएँ, तो मेरा एंड गोल जो है, वो मीट हो जाता है। सो लेट्स सपोज़ आपकी टीम में 15 लोग हैं, आप एक टीम लीडर हो और एक प्रोसेस की रिक्वायरमेंट है जो आपने अटेन करवानी है। तो आपको कैसे पता लगेगा कि आपने क्या अटेन करवाना है? अगेन आंसर वही है, केपीआईज़ ही तो आपको बताएँगे। और केपीआईज़ क्या बताएँगे कि मेरे 15 लोग रोज़ आ रहे हैं, हमें प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आउटपुट चाहिए उससे? हमें क्वालिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्वालिटी अटेन करवानी है उनसे? हमें और जो प्रोसेस के मीट्रिक्स हैं, जो आपके प्रोसेस के लिए रिलेवेंट हो, उसमें क्या थ्रेशोल्ड्स हैं जो उनसे मीट करवाना है? क्योंकि 15 लोग अलग हैं। यू आर नॉट डीलिंग विद मशीन्स, यू आर डीलिंग विद पीपल हियर। सो हर बंदे की अपना रोज़ का मूड अलग होगा, हर बंदे की एनर्जी लेवल्स अलग होंगे, बट आपने तो एक आउटपुट उनसे अटेन करवानी है ना, तो आपकी वो थ्रेशोल्ड कैसे मीट होगी या आपको वो थ्रेशोल्ड के बारे में कैसे पता लगेगा? अगेन सेम आंसर, केपीआईज़ ही आपको ये बताएँगे। अब हमने ये तो समझ लिया कि केपीआईज़ इम्पोर्टेंट है, राइट? लेकिन एक केपीआई का एग्ज़ाम्पल लेके हम थोड़ा और इलैबोरेटिवली इस पे बात करते हैं। जैसे कि एक बड़ा कॉमन केपीआई है एट्रिशन या रिटेंशन ऑफ एम्प्लॉइज़। सो इस केपीआई पे थोड़ा और बात करते हैं। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? एट्रिशन क्यों इम्पोर्टेंट है? आप सोचो। अगर आप कहोगे कि मैं एक टीम लीडर हूँ या मैं असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे रिसोर्स हूँ, मेरे पास 20 या 40-50 लोगों की टीम होनी चाहिए। अब ये 20, 40, 50 लोग जो काम नहीं कर रहे हैं, उनको हम जाने क्यों नहीं देते? हम क्यों उन पे एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहे हैं? कोई काम कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो उसको जाने दो। क्यों हम एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहे हैं, उसको बार-बार फीडबैक दे रहे हैं, उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव करने की बात कर रहे हैं? हम क्यों ऐसा करते हैं? सो इसका आंसर ये है कि आपकी ऑर्गेनाइज़ेशन को हर चीज़ का इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आप कोई रिसोर्स को हायर करते हो, तो आपकी ऑर्गेनाइज़ेशन में एक हायरिंग टीम होगी, राइट? वो हायरिंग टीम ये इंश्योर करती है कि आपके पास 20 या 25 लोग हों, जो आपकी टीम की स्ट्रेंथ होनी चाहिए। तो वो टीम कैसे लोग लेके आती है? क्या वो रिसोर्सेज़ रोज़ सुबह उनको लगता है कि आपकी कंपनी में वैकेंसी है और वो खुद वॉक इन करके आते हैं और आपके प्रोसेस में आके बैठ जाते हैं? नहीं ना, एक हायरिंग प्रोसेस होता है। आपकी हायरिंग टीम को बहुत एफर्ट्स करने पड़ते हैं लोगों को लाने के लिए। उनको सोर्सिंग करनी पड़ती है, पोर्टल्स लेने पड़ते हैं सोर्सिंग करने के लिए, उनको वेंडर्स एंगेज करने पड़ते हैं, वेंडर्स को पे आउट करने पड़ते हैं, किसी भी रिसोर्स को हायर करने के लिए। सो इसको अगर शॉर्ट में बात करें तो हर रिसोर्स जो आपकी टीम में है, उसको ऑनबोर्ड करने की एक पर्टिकुलर कॉस्ट होती है। वो कॉस्ट आपकी ऑर्गेनाइज़ेशन बेयर करती है, आपकी टीम को फुलफिल करने के लिए। मतलब सिर्फ़ ये इंश्योर करने के लिए कि आपकी टीम में वो 15 या 20 लोग जितने भी होने चाहिए, वो आके बैठ रहे हैं ऑफ़िस में, ओके? नाउ आप उनके इमीडिएट मैनेजर हो। तो आप रिस्पॉन्सिबल हो उनकी उनसे आउटपुट निकालने के लिए, लेकिन एट द सेम टाइम जो इम्पोर्टेंट केपीआई आपके लिए है, वो अट्रिशन लेवल्स है। क्योंकि अगर आप सिर्फ हायर और फायर करते रहोगे, तो वो तो आपकी ऑर्गेनाइज़ेशन को कोई बेनिफिट नहीं करने वाला ना। हायर फायर करना तो एक अप्रोच भी सही नहीं है। एक्चुअली अगर हम किसी को भी अपनी ऑर्गेनाइज़ेशन में ऑनबोर्ड करते हैं, तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम वो रिसोर्स को सक्सीड करवाएँ। चाहे उसे फीडबैक देके, कोचिंग देकर या ये देखकर कि क्या अपॉर्च्युनिटीज़ है जिस पे काम करने की ज़रूरत है। अगेन एट्रिशन पे आ जाते हैं। सो एट्रिशन का एक थ्रेशोल्ड डिफाइन किया जाता है हर ऑर्गेनाइज़ेशन में। जैसे आपकी ऑर्गेनाइज़ेशन में भी होगा 5 या 7% पर। वो क्या देख के क्यों डिफाइन किया जाता है? वो इसलिए डिफाइन किया जाता है क्योंकि जितने लोग आपकी टीम में हैं और कंटिन्यूटी में वो लोग आपकी टीम में रहेंगे, तो इसको ऐसे समझते हैं कि एक रिसोर्स आपने फ्रेश हायर किया, जो 1 महीना पुराना है और एक रिसोर्स आपकी टीम में 6 महीने से काम कर रहा है। अब आप बताओ कि 6 मंथ्स वाला ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा या ज़्यादा एफिशिएंट होगा कि फर्स्ट मंथ जो प्रोडक्शन में होगा वो ज़्यादा एफिशिएंट होगा? 6 मंथ वाला, राइट? ईज़ी आंसर। सो ये 6 मंथ्स वाला क्यों प्रोडक्टिव ज़्यादा है या क्यों ज़्यादा एफिशिएंट है? इसका भी सिंपल सा आंसर है।
जिसने सेम काम को 6 महीने तक किया, उसकी एफिशिएंसी बढ़ गई, उसे सिनेरियोज़ पता लग गए, उसे ये पता लग गया कि किस चीज़ पे क्या रिस्पॉन्ड होना चाहिए या किस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। यही तो एक्सपीरियंस होता है, राइट? अब ये एक्सपीरियंस जितना ज़्यादा आपकी टीम में होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी टीम में 15 लोग हैं, तो अगर वो 15 लोगों में से मैक्सिमम लोग 6 महीने से ऊपर एक्सपीरियंस के होंगे, तो आपकी टीम की आउटपुट तो ऑब्वियसली बढ़ जाएगी ना। जो चीज़ आपने अटेन करनी है, उस चीज़ को अटेन करना ईज़ी हो जाएगा। सिंपल, दैट इज़ व्हाई वी नीड इटरेशन एज़ अ केपीआई।